नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। क्या भारत में हिंदू महिलाओं का मंगल सूत्र खतरे में है? क्या भारत के लोगों की संपत्ति, उनका सोना, उनका पैसा घुसपैठियों में बांट दिया जाएगा? और क्या भारत के संसाधनों पर अब सबसे पहला हक मुसलमानों का होगा? आज भारत में ये सारे सवाल गूंज रहे हैं क्योंकि ये सारे मुद्दे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान उठाए हैं। और अभी तक जो चुनाव प्रचार बिल्कुल नीरस चल रहा था, उदासीन चल रहा था, प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद अब चुनाव में अचानक से एक गर्मी आ गई है। तो क्या ये मान लें कि अब जो चुनाव बचा है वो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे फेज की वोटिंग से पहले ये मुद्दा क्यों उठाया? क्या ये एक सोची हुई रणनीति के तहत है या फिर कोई मजबूरी है? आज हम इसका एक संपूर्ण ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि इस बार भारत में लोग चुनाव में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहे हैं, ये चुनाव इतना उदासीन क्यों है, चुनाव में कोई जोश क्यों नहीं है, और भारत के लोगों ने पहले फेज में इतनी कम वोटिंग क्यों की। तो पहली बात तो यह है कि ये चुनाव वाकई में उदासीन है क्योंकि जो जनता है वो इन चुनावों को लेकर उदास है। चुनाव में उन्हें वो दिलचस्पी नहीं है जो पहले थी, क्योंकि इस बार चुनाव में जब लोग निकलते हैं बड़ी संख्या में तो या तो वो किसी को हटाने के लिए निकलते हैं या फिर किसी को बनाने के लिए निकलते हैं। इस बार शायद दोनों ही कारण नहीं है, लेकिन दो और बड़े कारण हैं कि इस बार लोगों ने वोट क्यों नहीं डाला। एक है लॉन्ग वीकेंड और दूसरा कारण है गर्मी। तो चुनाव आयोग को क्या यह नहीं सोचना चाहिए था कि भारत में वोटिंग के लिए 12 महीनों में से उन्होंने सबसे बुरा, सबसे मुश्किल समय ही क्यों चुना? इतनी गर्मी है बाहर कि कोई भी वोटिंग के लिए बाहर आखिर निकलेगा कैसे? और आखिर में आपको उस लोकसभा सीट के बारे में बताएंगे जो बीजेपी ने काउंटिंग से पहले ही बिना वोटिंग के ही जीत ली है, और यह सीट है गुजरात की सूरत लोकसभा सीट। यह कैसे हुआ, यह जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आज के विश्लेषण की शुरुआत चुनावों के नए एम फैक्टर से हम करेंगे। कुछ दिन पहले आपको याद होगा एक एम फैक्टर हमने दिखाया था जो प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों के सामने, लोगों से जिसका परिचय कराया था, और वो था मटन, मछली और मुगल। लेकिन अब मटन, मछली और मुगल नहीं, बल्कि एक नया एम आया है, और वो है मुस्लिम, मैनिफेस्टो, मनमोहन और मंगल सूत्र। ये हैं इस चुनाव के नए एम फैक्टर। तो पहले तो ये देख लीजिए, पिछले दौर का जो एम फैक्टर था वो था मटन, मछली और मुगल, और अब इस नए दौर का जो एम फैक्टर है वो है मुस्लिम, मनमोहन सिंह, मैनिफेस्टो और मंगल सूत्र। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक बिल्कुल नीरस और उदासीन चल रहे इस चुनाव को अचानक से आक्रामक बना दिया। उन्होंने 4 शब्द मुस्लिम, मैनिफेस्टो, मनमोहन सिंह और मंगल सूत्र के सहारे कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है, और यह ऐसा हमला है जिसके पूरे देश में चर्चा हो रही है। पूरे देश में यह चुनाव जो है अब अचानक से गर्मा गया है, और ब्लैक और व्हाइट की तरह इस पर जो लोगों की राय है वो भी बिल्कुल बट गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपने मुंह से मुसलमान शब्द नाम ले लिया, जो अपने मुंह से उन्होंने मुसलमानों के बारे में एक टिप्पणी कर दी, अब इस टिप्पणी की पूरे देश में चर्चा हो रही है, और अब चुनावों का सबसे बड़ा एजेंडा उनका यह बयान बन गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी बार बार कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो का जिक्र कर रहे हैं। क्या मैनिफेस्टो में वाकई ऐसा कुछ लिखा हुआ है? अब हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के बयान के दूसरे एम यानी कांग्रेस के मैनिफेस्टो का वो पन्ना दिखाएंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि हम बहुसंख्यकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या कहता है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। खास बात जो बीजेपी ने पकड़ी है इसमें से, और वो है, भारत के इतिहास और लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हुए कांग्रेस का मानना है कि तानाशाही या बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। अब यहां जो बीजेपी के समर्थक हैं और जो बीजेपी के नेता हैं, इस बहुसंख्यकवाद को असल में हिंदू मान रहे हैं कि ये हिंदुओं के लिए, सीधे सीधे कांग्रेस ने हिंदू ना कहकर यहां बहुसंख्यकवाद के लिए
देश में कोई जगह नहीं है, ये कह दिया, और बहुसंख्यक इस देश में हिंदू हैं। तो ये जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ये वो हो रहा है यहां। फिर देखिए आगे क्या लिखा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, भाषीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत के किसी अन्य नागरिक की तरह ही मानव और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। कांग्रेस भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा उन्होंने लिखा है। भाषा मैं ये जरूर हम कहेंगे कि कहीं भी मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कहीं पर यह नहीं लिखा है, लेकिन बहुत स्मार्टली ड्राफ्टेड मैनिफेस्टो है ये, जिसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि भाषा में संयम दिखाई देता है। भाषा अल्पसंख्यकों की बात कर रही है, मुसलमानों की नहीं। लेकिन दूसरे तरीके से अगर आप देखें तो भारत में अल्पसंख्यक का मतलब ही मुसलमान माना जाता है, और उसके लिए कांग्रेस कह रही है कि हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन प्रतिबद्ध किस कीमत पर हैं, कैसे वो इंश्योर करेंगे कि ऐसा हो, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो तीसरा एम लोगों के सामने रखा है वो है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, एम फॉर मनमोहन सिंह। और उन्होंने मनमोहन सिंह के वर्ष 2006 के एक बयान का जिक्र अपने भाषण में किया है, और मनमोहन सिंह के इस बयान को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का मानती है, और यह बात खुद 2006 में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में कही थी कि भारत में संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पहले हम आपको पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उसी बयान की एक लाइन नहीं बल्कि पूरा बयान आपको सुनाना चाहते हैं, ताकि आप यह समझ सकें कि उन्होंने यह बयान वाकई इसी रूप में दिया था या फिर किसी और संदर्भ में उन्होंने यह बयान दिया था। तो देखिए इस बयान के दो वर्जन हैं, ये दो प्रकार का है, एक जो छोटा वर्जन है और दूसरा जो बड़ा वर्जन है, जिसमें बात पूरी टोटलिटी के साथ आ रही है, मतलब जिसमें पूरी बात समझ में आ रही है। हम आपको उनका जो कंप्लीट बयान है, पूरा जो संपूर्ण बयान है, वो सुनवाते हैं, ये सुनिए आप। Our collective priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. इसमें एक सेंटेंस है, दे मस्ट हैव द फर्स्ट क्लेम ऑन रिसोर्सेज। दे मतलब जो बीजेपी बता रही है, यहां दे का मतलब है मुसलमान, कि मुसलमानों का पहला हक है देश के संसाधनों पर। लेकिन पूरा बयान अगर आप उनका पढ़ें, मेरे पास उस पूरे बयान की कॉपी है, मैं अपने साथ आज लेकर आया हूं, और पूरा बयान अगर आप पढ़ेंगे तो पूरे बयान में देखिए एक सेंटेंस जो है जिससे स्पष्ट होता है कि उनकी मंशा क्या थी। वो क्या कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, वी विल हैव टू डिवाइस innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim. They must have the first claim on resources. अब देखिए हिंदी में इसका हमने हिंदी ट्रांसलेशन किया है पूरे बयान का। हिंदी में इसका मतलब है, मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ हैं। ये प्राथमिकताएं हैं कृषि, सिंचाई और जल संसाधन, शिक्षा, बुनियादी ग्रामीण ढांचे में निवेश, सामान्य बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश की जरूरतों के साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के उत्थान के कार्यक्रम। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए घटक योजनाओं को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता होगी। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नवीन योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक, विकास के लाभ में समान रूप से भागीदार बनने के लिए सशक्त हों। संसाधनों पर पहला दावा उनका ही होना चाहिए।
तो कांग्रेस का यह कहना है कि संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए। इसमें उनका मतलब यह नहीं है कि मुसलमानों का होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि सारे जो कौन कौन होने चाहिए, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, बच्चे और अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक। तो अकेले मुस्लिम अल्पसंख्यक का नाम उन्होंने लिया है, लेकिन अकेले मुसलमानों का नाम नहीं लिया। उसके अलावा भी बहुत सारे वर्गों के नाम इसमें लिए गए हैं। अब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की है और इस बयान को हेट स्पीच और सांप्रदायिक बताते हुए आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। इसके जवाब में बीजेपी ने भी राहुल गांधी की शिकायत चुनाव आयोग से की है और आरोप लगाया है कि वो क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को बांटने वाले बयान दे रहे हैं। कांग्रेस और ओवैसी इस बयान को सीधे तौर पर मुस्लिम विरोधी ठहरा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 10 साल में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह का बयान दिया है और इस बयान ने बड़े ही स्लो स्पीड में आगे बढ़ रहे इस चुनाव को अब टॉप गियर में लाकर रख दिया है और इस उदासीन चुनाव को एक आक्रामक चुनाव बना दिया है। और अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें ऐसा बयान देना पड़ा। बहुत सारे लोग इस बयान का विश्लेषण कर रहे हैं कि यह बयान प्रधानमंत्री मोदी को आखिर क्यों देना पड़ा, क्या जरूरत थी उन्हें इस बयान की। तो पहली बात तो यह है कि 10 साल उन्हें प्रधानमंत्री बने हो चुके हैं और 10 साल में मुझे ऐसा याद नहीं आता कि उन्होंने इस तरह का कोई बयान प्रधानमंत्री रहते हुए कभी दिया हो। यह पहली बार है जब उन्होंने इतना, जो जिसको हम कह सकते हैं कि मुसलमानों का नाम लेकर इस तरह का जो उन्होंने बयान दिया है, यह पहली बार है। तो यह बयान एक रणनीति है या एक मजबूरी है, यह आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस बयान की एक पहली वजह जो हो सकती है वो ये कि बीजेपी का कोर वोटर या मोदी का जो कट्टर समर्थक है वो असल में उनसे इसी तरह के भाषा की उम्मीद करता है। वो यही भाषा चाहता है, यही मुद्दा चाहता है। जो कार्यकर्ता या समर्थक अब तक शांत बैठा था उसे इस बयान ने अब एकदम से झकझोर दिया है, यानी उसे जागृत कर दिया है, उसे जगा दिया है। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जो उनके कट्टर समर्थक हैं उन्हें नींद से झकझोर दिया है। इसकी दूसरी वजह हो सकती है इमोशनल वजह। इमोशनल कैसे? मंगलसूत्र हर हिंदू महिला और परिवार के लिए सबसे पवित्र और इमोशनल मुद्दा है। चाहे वो परिवार अगड़ी जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, किसी भी जाति का परिवार हो, हर परिवार को मंगलसूत्र का जो सूत्र है ये जोड़कर रखता है। मंगलसूत्र एक बहुत इमोशनल मुद्दा होता है किसी भी परिवार के लिए। इसलिए आज भी अगर आप देखें, कोई भी परिवार कभी भी अपने मंगलसूत्र को बेचता नहीं है। कोई भी महिला अपने मंगलसूत्र को ना बेचती है, ना गिरवी रखती है, ना कभी किसी को देती है, क्योंकि उसके साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मंगलसूत्र के सूत्र से अब प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदू धर्म की सब जातियों को फिर से एक सूत्र में जोड़ दिया है। एक हिंदू महिला किसी भी विषम परिस्थिति में अपने दूसरे गहनों के साथ तो भले ही समझौता कर ले, सोना चांदी बाजार में जाकर बेच देगी, गिरवी रख देगी, लेकिन मंगलसूत्र को लेकर वो बहुत भावुक होती है, जिसके साथ वो किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करती। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलसूत्र वाले बयान से इस मुद्दे को अब बहुत ही एक इमोशनल टच दे दिया है और उनकी कोशिश ये है कि जितने भी हिंदू परिवार हैं और जितने भी हिंदू महिलाएं हैं जिनके पास मंगलसूत्र है, वो अब इस सूत्र से एक साथ बंध जाएंगे। इसकी तीसरी वजह ध्रुवीकरण हो सकती है। विपक्ष जहां मुस्लिम वोटों को एकजुट रखना चाहता है, विपक्ष का जो ध्रुवीकरण का फॉर्मूला है वो ये है कि मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींच लो, लेकिन हिंदू वोटों को जाति के आधार पर विपक्ष बांटने की कोशिश करता है। वहीं बीजेपी की हमेशा यह कोशिश होती है कि हिंदू जातियों में बंटकर नहीं बल्कि एकजुट होकर धर्म के नाम पर वोट करें। यानी धार्मिक ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए हमेशा फायदेमंद साबित होता है और इस बार बीजेपी ने अपना वही ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला, जिसमें वो कभी फेल नहीं होती, वो फॉर्मूला फिर से उन्होंने यहां लागू कर दिया है। वो है ध्रुवीकरण का फॉर्मूला। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी का बयान ज्यादा कामयाब होगा या फिर प्रधानमंत्री मोदी का यह पलटवार। कुल मिलाकर बात यह है कि यह चुनाव अब बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है और यह चुनाव फिर वहीं आ गया है। बड़ा सवाल आज जो लोग पूछ रहे हैं वो यह है कि अब आने वाले जो चुनाव के 6 फेज बचे हैं, क्या ये हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर ही ये चुनाव अब लड़ा जाएगा? पहले फेज में तो देखिए कि बड़ा स्लो रहा सारा मामला,
पहले फेज में जब विकास की बात हो रही थी, लोगों को कोई दिलचस्पी ही नहीं आई। पहले फेज में जब देश की बात हो रही थी, आंतरिक सुरक्षा की बात हो रही थी, लोकतंत्र को बचाने की बात हो रही थी, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग की बात हो रही थी, उधर मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं, भारत की बढ़ती छवि की बात कर रहे हैं, लोगों को कोई दिलचस्पी आई नहीं, लोगों को मजा नहीं आया, लोग निकले ही नहीं घर से बाहर। इसलिए अब हम आपको यह बताएंगे कि लोकसभा चुनावों को लेकर वोटर्स में पहले फेज में 19 अप्रैल को उत्साह क्यों नहीं दिखाई दिया। इस बार के चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं। क्रिकेट की भाषा में कहें तो 7 ओवर का यह मैच है, जिसमें पहला ओवर फेंका जा चुका है और पहला चरण इसमें सबसे बड़ा था। इसमें 102 सीटों पर चुनाव हुए हैं। यानी आप यह समझ लीजिए कि ये जो 102 सीटों का जो क्वेश्चन पेपर था, सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें यही था और इन 102 सीटों पर 65.5% वोटिंग हुई है। लेकिन पिछली बार पहले चरण के चुनाव में लगभग 70% वोटिंग हुई थी। वर्ष 2014 के पहले चरण के चुनाव में भी 70% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार लगभग 4% वोटिंग कम हुई है, जो ऐतिहासिक गिरावट है। इसके पीछे 4 प्रमुख कारण हैं। देखिए, पहला कारण है चुनावों में वोटर्स की उदासीनता। किसी भी चुनाव में ज्यादा वोटिंग तब होती है जब वोटर या तो किसी पार्टी को या नेता को जिताने के लिए बाहर निकलता है या फिर किसी को हराने के लिए बाहर निकलता है। यानी वो शिद्दत से या तो किसी को सत्ता पर, कुर्सी पर बैठाना चाहता है और या बड़ी शिद्दत से उसे कुर्सी से हटाना चाहता है। और इस चुनाव में वोटर्स के पास ये दोनों ही कारण नहीं है, इसलिए उदासीनता वाला चुनाव है। वोटर्स ने यह मान लिया कि प्रधानमंत्री मोदी अब सत्ता में जो है पूरी तरीके से प्रतिष्ठित हो चुके हैं, पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं, अब उन्हें हराना मुश्किल है। और बदलाव में के पक्ष में भी कोई ऐसी लहर दिखाई नहीं दे रही, यानी लहर है ही नहीं। अगर लहर कोई होती, लोगों में गुस्सा होता, तो कम से कम बदलाव के लिए वो गुस्सा, वो लहर नजर आती। बदलाव के लिए भी कोई लहर नहीं है, क्योंकि उसका भी रोड मैप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक इस ओवर कॉन्फिडेंस में हैं कि वो अब सत्ता में पूरी तरह स्थापित हो चुके हैं, अब वो हार ही नहीं सकते। इसलिए उनके एक वोट देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये लोग घर बैठे रह गए। विरोधी लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि विपक्ष इस स्थिति में है ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री मोदी को कोई चुनौती दे सके, और यही कारण है कि मोदी के विरोधी भी वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकले, क्योंकि उन्हें लगता है कि विपक्ष इतना कमजोर है कि वो मोदी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए वो भी वोट देने के लिए उत्साहित नहीं है, क्योंकि उन्हें बदलाव ना तो दिखाई दे रहा है और ना ही बदलाव की उन्हें कोई उम्मीद है। तो दोनों तरफ से ही उदासीनता है। लेकिन दूसरा बड़ा कारण है लॉन्ग वीकेंड। ऐसे तमाम लोगों को यह लगा कि इतनी गर्मी में पोलिंग बूथ की लाइन में खड़े होने से बढ़िया है कि शुक्रवार के चुनाव को छोड़कर शुक्रवार, शनिवार, रविवार का लॉन्ग वीकेंड मनाया जाए। शहर से बाहर जाकर कहीं चिल किया जाए, पार्टी की जाए, आराम किया जाए, क्योंकि चुनाव का पहला चरण शुक्रवार को था और चुनाव के दिन छुट्टी थी। इसलिए लोगों ने 3 छुट्टियों को मिला लिया। लोगों को लगातार 3 दिन की छुट्टी मिल गई। यही कारण है कि गांव में तो वोटिंग बड़ी अच्छी हुई, लेकिन शहर के लोग पोलिंग बूथ से गायब थे। इस बार रामनवमी बुधवार को पड़ी और बहुत सारे लोगों ने तो रामनवमी की छुट्टी के बाद गुरुवार को दफ्तर से एक और दिन की छुट्टी ले ली और इसे पूरे 5 दिन का लॉन्ग वीकेंड बना लिया। यानी बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी मजे ही मजे। अब चिंता की बात यह है कि अगले चरण का चुनाव भी शुक्रवार को ही हो रहा है। फिर तीसरे चरण का चुनाव जो है वो मंगलवार को पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद चौथे और 5वें चरण का चुनाव भी सोमवार को है, जो लॉन्ग वीकेंड में बदल सकता है। और आखिर के दोनों चरण भी शनिवार को ही हैं। इसलिए आने वाले चरणों के वोटिंग में भी लॉन्ग वीकेंड का असर दिख सकता है। हमारे देश के लोग 2 छुट्टियों को 3 में बदलने में और 3 छुट्टियों को 4 छुट्टियों में बदलने में एक्सपर्ट हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को लगा कि वोट क्या देना, छुट्टियों पर कहीं बाहर चलते हैं। तीसरा कारण है तेज गर्मी। इस समय पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। जैसे वोटिंग वाले दिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में तापमान था 42 डिग्री सेल्सियस, महाराष्ट्र के नागपुर में 41, तमिलनाडु के वेल्लोर में 41.5 डिग्री सेल्सियस था। इसके अलावा कई जगहों पर उस दिन तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। इसलिए आम जनता गर्मी की वजह से भी अपने घरों से बाहर नहीं निकली। गर्मी की वजह से ही सुबह 10 बजे से पहले और शाम 4 से 5 बजे के बीच ज्यादा वोटिंग हुई और 12 से 3 बजे के बीच गर्मी की वजह से यह वोटिंग कम हो गई।